हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, फिजिक्स की क्लास कंटिन्यूटी में है और साथ ही आज की क्लास में हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा जिसका हम सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे। तो काफ़ी हेल्पफुल ये क्लास रहेगी फिजिक्स के कैंडिडेट्स के लिए। तो उत्तराखंड लेक्चरर की जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन है उसके पर्पज़ से हमने ये जो है कंटेंट बनाया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन इज द कॉज ऑफ सोलर एनर्जी। तो निम्न में से कौन सी घटना सौर ऊर्जा का कारण है। तो इसके जो ऑप्शन है दोस्तों, जो पेपर में ऑप्शन आए हैं वो हैं नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन, सेकंड है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन एंड रेडियो एक्टिव विघटन। उसके अलावा आपका फोर्थ है नाभिकीय क्रिया, न्यूक्लियर रिएक्शन। तो सोलर एनर्जी से रिलेट जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से बात हो रही है दोस्तों। तो उसके कारण जो सौर ऊर्जा का कारण है वह है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा जो प्रोसेस होती है, सोलर एनर्जी जो सिस्टम है वो जो है न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाती है। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है और इससे बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी जो है जनरेट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स इज 4 मिनट। द रेडियोएक्टिव पार्ट लेफ्ट आफ्टर 12 मिनट इज 1 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट विल बी। एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायु 4 मिनट है। 12 मिनट बाद 1 ग्राम पदार्थ का कितना भाग बचा रहेगा यानी कि बच जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अर्धायु दी गई है टी हाफ, यानी कि अर्धायु को हम टी हाफ बोलते हैं और ये 4 मिनट दिया गया है दोस्तों। और टोटल टाइम कितना दिया गया है, टोटल टाइम है आपके पास 12 मिनट। ठीक है, तो अर्धायु टोटल हमारे पास जो अर्धायु है वो 4 है, हाफ जो लाइफ है, एंड जो टोटल टाइम है वो 12 मिनट है। तो नंबर ऑफ टाइम्स कितना होगा, तो n इज इक्वल टू होता है टी अपॉन टी हाफ। ओके, देन क्या होगा आपका 12/4। द वैल्यू विल बी क्या होगी दोस्तों, n इज इक्वल टू हो जाएगी 3। n इज इक्वल टू कितने आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब देन हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको पता है कि जो इसकी पदार्थ की मात्रा का फॉर्मूला होता है, एलिमेंट्स विल बी n इज इक्वल टू n0 इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ n। ठीक है, ये इसका मेन फॉर्मूला होता है। तो अर्धाय का फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा है तो इसमें जो शेष भाग इज इक्वल टू होता है रिमेनिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी इंटू हाफ ऑफ द पावर n। ठीक है, देन क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ पर जो स्टार्टिंग है 1 ग्राम है और 1/2 की पावर m। ठीक है, n की वैल्यू 3 होगी क्योंकि 4 से 12 को डिवाइड किया था तो 3 आया था। तो फाइनली 1/2 की पावर 1/2 का क्यूब इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, तो हमारे 1/8 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा और ए इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेड पीस ऑफ ग्लास इज हीटेड टिल स्टार्ट्स ग्लिटरिंग इन द डार्क। द कलर ऑफ ग्लास पीस विल बी। तो एक लाल कांच के टुकड़े को इतना गर्म किया जाता है कि यह अंधेरे में चमकने लग जाता है। लाल कांच के टुकड़े को अगर हम गर्म करते हैं तो वो चमकने लगता है, तो अंधेरे में भी चमकने लगता है। तो कांच के टुकड़े का रंग क्या होगा। तो अगर
लाल कांच के टुकड़े को गर्म करेंगे दोस्तों, और जिससे वो अंधेरे में भी चमकने लग जाए, तो कांच के टुकड़े का जो रंग होगा वो होगा ग्रीन, यानी कि हरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर गर्म किया जाता है तो रेड हो जाता है, और यदि ऑब्जेक्ट पहले से ही रेड है, ठीक है, और उसको गर्म करते हैं और वो जो है धीरे धीरे लाल होने लग जाता है, तो कांच के टुकड़े का जो रंग होगा दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में ग्रीन कलर होगा। क्योंकि जब भी लाल ऑब्जेक्ट को अगर हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं दोस्तों, तो वो जो कलर देता है, यानी कि जो उसका कलर होगा वो ग्रीन हो जाता है। ठीक है, देन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कैथोड रेज ऑस्किलोग्राफ। ठीक है, तो कौन सा जो है कैथोड किरण कंपनदर्शी का भाग नहीं है। तो यहाँ पर कैथोड रेज जो ऑक्सिलोग्राफ है दोस्तों, कैथोड रे ऑक्सिलोग्राफ कैथोड किरण कंपनदर्शी का भाग कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। कैथोड रे ट्यूब, ये इसका भाग होता है। एंड टाइम बेस्ड सर्किट, यानी कैथोड किरण नली होता है। समय आधार परिपथ भी इसमें जरूरी होता है। डिटेक्टर सर्किट दोस्तों यहाँ पर इसमें कैथोड रे कंपनदर्शी में नहीं होता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। एंड डी है एम्पलीफायर सर्किट, आवर्धक परिपथ, ये इसका भाग होता है। तो कैथोड रे ऑक्सिलोग्राफ के जो पार्ट्स होते हैं दोस्तों, वो कैथोड रे ट्यूब होता है, टाइम बेस्ड सर्किट है, एम्पलीफायर सर्किट है, बट डिटेक्टर सर्किट इसका जो है पार्ट नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका रॉन्ग हो जाएगा, बाकी अदर इसके सारे आंसर सही होंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर होगा कि संसूचक परिपथ की आवश्यकता नहीं होती कैथोड किरण कंपनदर्शी में। कैथोड किरण नली होती है, कैथोड आधार परिपथ होता है, आवर्धक परिपथ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका अभी के लिए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड रे ट्यूब इज नॉट यूज्ड। कैथोड रे ट्यूब का यूज कहाँ नहीं होता है। कैथोड किरण नली का प्रयोग किस में नहीं करते। ठीक है, ऑप्शन है इन टेलीविजन, रडार में, इन रडार, इन कैथोड रे ऑक्सिलोग्राफ कैथोड किरण कंपनदर्शी में, इन टेप रिकॉर्डर में। तो कैथोड किरण कंपन जो ऑक्सीलेटर है, कैथोड रे ट्यूब का यूज किस में नहीं होता, ये पूछा गया है। ऑप्शन है टीवी में बिल्कुल कैथोड किरण ट्यूब का यूज होता है। दूसरा सेकंड रडार में होता है। एंड इन कैथोड रे ऑक्सिलोग्राफ कैथोड किरण कंपनदर्शी में होता है। तो यहाँ पर टेप रिकॉर्डर एक ऐसा माध्यम है जिसमें कैथोड रे ट्यूब कैथोड रे ट्यूब CRT का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, एंड CRO कैथोड रे ऑक्सीलेटोग्राफ CRO में इसका यूज होता है। एंड रडार में भी इसका यूज होता है, टेलीविजन में भी यूज होता है। तो CRT का जो यूज नहीं होता दोस्तों, वो टेप रिकॉर्डर में CRT की जरूरत नहीं होती है, कैथोड किरण ट्यूब की जरूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, अभी के लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छा कवर करा देगी, तो इसलिए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। इसी प्रकार की क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन करके इनके PDF हमारे टेलीग्राम के माध्यम से ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बिलोंग्स टू लेमन सीरीज। तो लेमन सीरीज में कौन सा वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बिलोंग करता है।
निम्न में से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा तरंगदैर्घ्य लाइमन श्रेणी से संबंधित है? तो लाइमन श्रेणी दोस्तों आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की 4 श्रेणियां होती हैं। लाइमन श्रेणी, वामर श्रेणी, पासन श्रेणी, ब्रैकेट एंड फुंड। तो यहाँ पर लाइमन, वामर, पासन, ब्रैकेट एंड फुंड सीरीज। तो टोटल आपके पास जो है 5 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा होती हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का कौन सा तरंगदैर्घ्य लाइमन श्रेणी से संबंधित है? ऑप्शन है 6462 एंगस्ट्रम, 9546 एंगस्ट्रम, 1216 एंगस्ट्रम या 4561 एंगस्ट्रम। तो जो लाइन श्रेणी है दोस्तों, लाइमन श्रेणी इसको बोलते हैं हम। तो लाइमन श्रेणी की जो वेवलेंथ होती है वो है आपका 1216। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 1216 इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, रेडबर्ग कांस्टेंट की हेल्प से निकाला जाता है। और जो इसकी वेवलेंथ होती है वो निकाली जाती है 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और यहाँ पर रेडबर्ग की वैल्यू रखी जाती है। ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट जो होता है इसकी वैल्यू रखी जाएगी। और उसके बाद n1 n2, n1 आपका लाइमन श्रेणी सबसे पहले नंबर पे है, तो इसलिए n1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। एंड जो n2 होगा वो उसका नेक्स्ट वाला होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसको कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे फॉर्मूले के बेस पे, तो हमें जो लेमडा की वैल्यू निकलेगी वो 1216 एंगस्ट्रम निकलेगी। यानी कि इसका तात्पर्य ये हुआ कि 1216 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, इतना मीटर इसकी वेवलेंथ आएगी। ये आप सॉल्व करके निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन इक्वेशन 13 क्लोरीन 17 एंड AXZ ZXA एंड तो ये जो है इससे जो रिएक्शन के बाद आफ्टर रिएक्शन जो सॉल्यूशन निकलेगा वो आपका 2He4 एंड 16S32 एक्स पार्टिकल इज कृत्रिम तत्वांतरण समीकरण। ठीक है, तो 17 क्लोरीन 35 एंड XZA एंड हीलियम 2He4 सिल्वर 16S32 में एक्स कण हैं। तो इसमें एक्स के कितने कण हैं, यानी कि कितना एक्स पार्टिकल है? ऑप्शन है अल्फा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। द सॉल्यूशन विल बी, इसका जो सॉल्यूशन होगा दोस्तों वो होगा आपका प्रोटॉन। क्या होगा? प्रोटॉन इसका सॉल्यूशन होगा। कैसे होगा दोस्तों? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर हमें अभिकारक और उत्पाद को समझना पड़ता है। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर बात करनी होती है। कॉम्बिनेशन देखिए 35 प्लस ए, 35 प्लस ए इक्वल्स 4 प्लस 32, 32 प्लस 4 36, देन ए इज इक्वल टू दोस्तों 36 माइनस 35 यानी कि 1। ओके, एंड सेकेंड वन जो आपका यहाँ पर नेक्स्ट आप समझिए 17 प्लस जेड, 17 प्लस जेड इक्वल टू 2 प्लस 16, 2 प्लस 16, जेड इज इक्वल टू 16 प्लस 2 यानी कि 18, 18 माइनस 17, जेड इज इक्वल टू 1, Z1 and A1, then
इसकी जो वैल्यू बनेगी जेड एक्स ए इक्वल टू 1x1। ओके, तो 1x1 क्या होता है दोस्तों, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 1h1, यानी कि ये रिप्रेजेंट करेगा प्रोटॉन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, 1h1 प्रोटॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें विकारक और उत्पादों पर जो रिएक्टेंट होते हैं एंड जो प्रोडक्ट होता है उसके एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर्स की हेल्प से आप कंपेयर करके तो इसका निकाल सकते हैं कि कौन सा कण बनेगा। तो यहाँ पर प्रोटॉन बनेगा, एक्स कण जो है वो प्रोटॉन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट रिलेटेड विद टेलीविजन। निम्न में से कौन सा शब्द टेलीविजन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है स्कैनिंग, सिंक्रोनाइजेशन, उद्दीपन उत्सर्जन यानी कि स्टिमुलेटेड एमिशन, एंड टेलीविजन ट्रांसमीटर, टीवी प्रेषित्र। तो कौन सा शब्द टेलीविजन से संबंधित नहीं है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, टेलीविजन में स्कैनिंग होती है, ये बिल्कुल सही है, रॉन्ग नहीं है। कौन सा रिलेट नहीं है पूछा गया है। इसके अलावा टेलीविजन में सिंक्रोनाइजेशन की प्रोसेस होती है। मोबाइल में भी आपने देखा होगा स्कैनिंग भी होती है, सिंक्रोनाइजेशन भी होता है। थर्ड वन, उद्दीपन उत्सर्जन स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोसेस में नहीं होती है, तो ये प्रोसेस के अंतर्गत नहीं होती है टेलीविजन के अंतर्गत। एंड जो डी है टेलीविजन ट्रांसमीटर, टेलीविजन ट्रांसमीटर यानी कि टीवी प्रेषित्र जो है यहाँ पर वर्क करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी इसमें होता है टेलीविजन के अंतर्गत। तो स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोसेस के अंतर्गत नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो टेलीविजन से संबंधित कौन सा नहीं है, वह है उद्दीपन उत्सर्जन, ये टेलीविजन से संबंधित नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। कौन सा इसमें से न्यूक्लियर रिएक्टर का पार्ट नहीं है। निम्न में से कौन सा नाभिकीय रिएक्टर का एक मुख्य महत्वपूर्ण अंग नहीं है। ऑप्शन है फिजनेबल मटेरियल यानी कि शहीद पदार्थ, सेकंड है रेडियो इन आइसोटोप्स, रेडियो समस्थानिक। तो नाभिकीय रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण अंग कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। फिजनेबल मटेरियल एंड रेडियो आइसोटोप्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, एक तो ये जो है आपका नाभिकीय रिएक्टर का महत्वपूर्ण अंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो फिजनेबल मटेरियल है, छेद पदार्थ है, ये इसके अंतर्गत पार्ट होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर की जो प्रोसेस होती है दोस्तों, परमाणु जो नाभिकीय रिएक्टर जो होता है, ये नाभिकीय पदार्थों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मोटी मोटी दीवारें होती हैं, उसके अंदर नाभिकीय रिएक्टर की प्रोसेस की जाती है, ठीक है। और एक टैंक की तरह इसका पूरा बनाया जाता है सिस्टम, जिसकी वॉल्स होते हैं 7 मीटर मोटी, ठीक है। वॉल की जो मोटाई होती है वो 7 मीटर होती है। और न्यूक्लियर रिएक्टर की जो प्रोसेस होती है दोस्तों, उसके लिए हम मंदक का प्रयोग करते हैं, और मंदक की मदद से ये नाभिकीय रिएक्टर का प्रोसेस किया जाता है। इसके जो अनदर ऑप्शन है वह है कूलेंट यानी कि शीतलक, और मॉडरेटर। ये शीतलक जो होता है दोस्तों, ये प्रोसेस को शांत करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड मंदक, मंदक का प्रयोग होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड एंस, ठीक है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है मंदक का कार्य करता है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो पेंसिल के अंदर आपका ग्रेनाइट होता है, ग्रेफाइट जो होता है दोस्तों, वो मंदक का प्रयोग करता है, ठीक है। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O और ग्रेफाइट जो है ये मंदक का कार्य करते हैं नाभिकीय रिएक्टर की प्रोसेस में। ग्रेफाइट, ठीक है।
कूलेंट का प्रयोग किया जाता है, शीतलक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन रेडियो रेडियो समस्थानिक दोस्तों इसके लिए महत्वपूर्ण अंग नहीं है। तो क्षयित पदार्थ भी होना जरूरी है, कूलेंट भी होना जरूरी है, इसके अलावा मंदक का प्रयोग भी इसमें होता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास annihilations in a nuclear fusion process is 0.3%. Then energy obtained by annihilations of 1 kg mass will be। नाभिकीय संलयन क्रिया में द्रव्यमान विनाश 0.3% है, तो 1 kg द्रव्यमान के विनाश से उत्पन्न ऊर्जा कितनी होगी? तो नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो प्रोसेस है दोस्तों, इस प्रोसेस के अंतर्गत जो द्रव्यमान का विनाश हो रहा है 0.3% हो रहा है। तो इसमें अगर हम बात करें किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एम से। ठीक है, द्रव्यमान विनाश को क्या कहेंगे? डेल्टा एम इसको हम कहेंगे दोस्तों। डेल्टा एम जो हमारा होगा वो होगा आपका 0.3% डेल्टा एम हो जाएगा। और 1 kg के अगर हम बात करें 1 kg की, तो 1 kg के लिए आप समझिए इसको 1 kg इज इक्वल टू कितना कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, क्योंकि 0.3% है, तो 0.3 अपॉन 100, तो यह आ जाएगा 0.003 kg। ओके, एंड डेल्टा ई, जो डेल्टा ई की वैल्यू होगी, डेल्टा ई की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो डेल्टा एम सी स्क्वायर होगी। और इसको अगर हम लेते हैं 0.003 इंटू 9 इंटू 10⁶, कंप्लीट अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो 9×3 = 27, यानी कि 27 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 13। और इसको अगर हम कंबाइन करें 27 इंटू 10⁻13, तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट यहाँ पर फर्स्ट डिजिट के यहाँ पर लगाएंगे तो 2.7 इंटू 10⁻14, तो इतना जूल इसमें वर्क होगा। क्योंकि आपका E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो कंप्लीट आंसर निकलेगा दोस्तों, कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2.7 इंटू 10⁻14 जूल। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन क्रिया में जो द्रव्यमान विनाश है वो 0.3% है, तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के विनाश से उत्पन्न ऊर्जा कितनी होगी? तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, और इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं 2.7 इंटू 10⁻14 जूल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द लेंथ ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर इज 1.0 वोल्ट पर मीटर। If V and C are marks along the meter scale at 30 centimeter and 60 centimeter respectively, then potential difference between them will be। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह है एक समान तार के अनुदिश विभव प्रवणता 1 वॉल्यूम पर मीटर है। यदि 1 वोल्ट पर मीटर यहाँ पर है 10, जो इसकी जो विभव प्रवणता है पोटेंशियल ग्रेडियंट 1.0 वोल्ट पर मीटर, यदि बी और तथा सी मीटर स्केल पर क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर पर बने चिन्ह हैं, तो इनके बीच विभव प्रवणता क्या होगी? तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगर हम इसकी विभव प्रवणता की बात करें तो ये आएगा आपका 0.3 वोल्ट। ठीक है, अब एक कैसे इसको हम 0.3 वोल्ट फाइंड आउट कर पाएंगे, इस पर चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, जो इसकी जो विभव प्रवणता के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है आपका डेल्टा यू
ठीक है, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है, ये आपका 1 वोल्ट पर मीटर दे रखा है, ठीक है, ये गिवन दैट है हमारे पास विभव प्रवणता। अब बात कर देंगे 1 मीटर लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप कितनी होगी, 1 वोल्ट होगी भाई। 1 मीटर में कितनी पोटेंशियल है, 1 वोल्ट है। तो अगर हमारे पास 30 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा, 30 इंटू 10⁻², ठीक है। इतना मीटर लेंथ में अगर हम बात करें दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 30 इंटू 10⁻²। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, 0.3 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0.3 वोल्ट होगी। देन हम अगर इसको कंप्लीटली सॉल्व करें तो हमारे पास बी और सी, जो हम 2 पॉइंट ले लेंगे बी और सी के बीच कितना होगा, तो 0.3 और 0.6, तो 0.6 में से 0.3 को अगर हम माइनस, जो डेल्टा वैल्यू आएगी दोस्तों, तो डेल्टा जी माइनस, यहाँ पर बी है, डेल्टा बी माइनस डेल्टा सी, तो कितना आ जाएगा, अगर हम टोटल वैल्यू लेंगे तो 0.3 आ जाएगा, क्योंकि 0.6 में से 0.3, ठीक है, ये आपका 0.3 है, ये 0.6 है, तो टोटल वैल्यू आई 0.3 वोल्ट। देन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस्ड, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिमान आवेश जब होता है तो क्या उत्पन्न करता है दोस्तों, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ओनली मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड नन ऑफ दीज। तो क्या मूविंग इलेक्ट्रॉन जो गतिमान आवेश है वो क्या उत्पन्न करता है, तो ये करता है दोस्तों, जब आवेश गतिशील होता है तो उसमें वैद्युत का भी गुण होता है, चुंबकत्व का भी गुण होता है। तो इस आधार पर देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न जनरेट होता है, तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ओके, देन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी हेल्पफुल ये क्लास रहेगी दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर पर ये क्वेश्चन पेपर है, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी प्रकार के मिलेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस आपको कराएंगे लगातार, तो इसलिए चैनल पर बने रहें। साथ ही सिलेबस के अकॉर्डिंग में हमको आपको कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, तो काफ़ी बेहतरीन तैयारी होने वाली है, इसलिए हमारे चैनल के जॉइन सेक्शन में जाकर आप मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आपको पीडीएफ भी यहाँ से देखने को मिलती रहेंगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 एम्पियर सर्किट फ्लो current flowing in a coil is increased to 4 ampere in 0.05 second, produces a potential difference of 8 volt across it, then self inductance of the coil is। यदि किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली 3 एम्पियर धारा को 0.5 सेकंड में बढ़ाकर 4 एम्पियर कर देते हैं तो इसके सिरों पर 8 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करता है, तो दिए गए कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना होगा। तो हमको सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है दोस्तों, और सेल्फ इंडक्टेंस के लिए क्या करना होगा, सेल्फ इंडक्टेंस दोस्तों ई इक्वल टू होता है माइनस एल डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी, ओके। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो वैल्यू दी है दोस्तों, इससे अगर हम एल निकालेंगे इस फॉर्मूले से तो हमारे क्या बनेगा, ई अपॉन डेल्टा एल अपॉन डेल्टा ऑफ टी, ओके, तो ये हो जाएगा। देन हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, ई की वैल्यू हमको 8 वोल्ट दे रखी है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे,
और क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके जाएंगे। तो क्या होगा दोस्तों, 8 अपॉन जो इसकी वैल्यू टाइम क्या होगी आपके पास टाइम ड्यूरेशन कितना दे रखा है 0.05। ठीक है, E इक्वल्स डेल्टा आई, E इक्वल्स माइनस एल डेल्टा आई, यानी कि करंट में चेंज अपॉन टाइम में चेंज। ठीक है, चेंज इन टाइम। देन क्या हो जाएगा, जो करंट चेंज है दोस्तों उससे अगर हम इसमें एल की वैल्यू निकालेंगे तो ई इज इक्वल टू सॉरी एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्वप रेट का, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ पर ई की जो वैल्यू दी गई है वो 8 दी गई है, और डेल्टा आई की वैल्यू आपकी कितनी है, धारा का मान जो है 3 एम्पियर से कितना हो जा रहा है दोस्तों, 4 एम्पियर। तो 4 - 3 अपॉन 0.05 सेकेंड। ठीक है, 4 - 3। तो इसको जब कंप्लीट सॉल्यूशन आप करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये जो आ जाएगा 0.4 हेनरी, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। सेल्फ इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है, तो 0.4 हेनरी इसका कंप्लीट आंसर बनेगा। द रेडियस ऑफ अ पाथ ऑफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू अ पार्टिकल। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण के पथ की त्रिज्या कण के अनुक्रमानुपाती होती है। तो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण गति कर रहा है तो दोस्तों उसकी जो त्रिज्या होगी वो पथ के जिस पथ पर वो गति करेगा तो वो सर्कुलर मोशन करेगा, अभिकेंद्र बल होगा उसके अंतर्गत। ठीक है ना, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो मोमेंटम पर डिपेंड करेगा, यानी किस पे डिपेंड करेगा, मोमेंटम पर, संवेग पर होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि संवेग कर ये डिपेंड करता है। अब ये क्यों करता है, देखिए ये क्यों इस पर डिपेंड करता है। आपके पास जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होगा, फॉर्मूले की अगर हम बात करें, आर इक्वल्स होता है एम वी अपॉन क्यू बी। एम वी अपॉन क्यू बी है, तो एम वी किसके इक्वल होता है, ये संवेग के होता है, एंड क्यू बी क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी। तो आर अगर हम इसमें ले लें तो आर इक्वल इज प्रोपोर्शनल टू फाइनली किसके होगा, ये जो है मोमेंटम, मोमेंटम पी, यानी कि संवेग के रेसिप्रोकल होगा, प्रोपोर्शनल होगा दोस्तों, संवेग के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि अनुक्रमानुपाती होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण अगर गति करता है तो उसकी त्रिज्या जो होती है वो उसके संवेग के यानी कि मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि संवेग के अनुक्रमानुपाती होती है, आर प्रोपोर्शनल टू पी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जीएम टू ट्रायोड वाल्व इज गिवन बाय। ट्रायोड वाल्व का अन्योन्य चालकता गुणांक जीएम इज, ठीक है, क्या है, ट्रायोड वाल्व का अन्योन्य चालकता गुणांक क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसी भी ट्रायोड वाल्व की, तो अन्योन्य चालकता गुणांक की अगर बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है आपका जी एम इज इक्वल टू जी एम इक्वल्स होता है डेल्टा ऑफ आई पी अपॉन डेल्टा ऑफ वी जी। तो जी एम की वैल्यू होती है डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा वी जी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रायोड वाल्व का जो अन्योन्य चालकता गुणांक जीएम है वो डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा वी जी होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर अ रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर सर्किट के लिए कौन सा एसेंशियल पार्ट है, एक दृष्टिकारी परिपथ के लिए क्या आवश्यक है।
ऑप्शन है ट्रांसफार्मर एंड डायोड, ट्रायोड, वोल्टमीटर। तो एक दृष्टकारी परिपथ के लिए जो आवश्यक है वह है आपका डायोड। ठीक है, क्योंकि ऐसे रेक्टिफायर सर्किट अगर हम बनाएंगे तो वहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ेगी, डायोड की, डायोड वाल्व की ज़रूरत पड़ेगी। तो दृष्टकारी परिपथ में डायोड आवश्यक होता है। ट्रांसमीटर की ज़रूरत नहीं होती, ट्रायोड की भी ज़रूरत नहीं है, एंड वोल्टमीटर की ज़रूरत नहीं है। दृष्टकारी सर्किट में किसकी ज़रूरत है, डायोड की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, टू मेक अ पी टाइप सेमीकंडक्टर फ्रॉम प्योर जर्मेनियम द इम्प्योरिटी टू बी एडेड विल बी। शुद्ध जर्मेनियम में पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए मिलाई जाने वाला अशुद्धि क्या कहते हैं। तो जब हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो उसमें जो अशुद्धि मिलाई जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक या एल्यूमिनियम। तो जो पी टाइप अर्धचालक होता है दोस्तों, उसको मिलाने के लिए क्या मिलाया जाता है, उसमें एल्यूमिनियम बनाया जाता है। क्या मिलाया जाएगा, शुद्ध जर्मेनियम को अगर पी टाइप अर्धचालक बनाना है तो उसमें जर्मेनियम के साथ मिलाना पड़ेगा हमको एल्यूमिनियम। ठीक है, अब इनके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है कि इसको क्यों मिलाया जाता है। इसके लिए दोस्तों समझेंगे, क्योंकि आपका जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बेस पे किया जाता है, तो जर्मेनियम में जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होती है 4 होती है, और एल्यूमिनियम का जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है 3 होता है। तो 4+3 अगर हम देखें तो टोटल बनता है 7। और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जो है ये एक प्रोटॉन, यहाँ पर इसको आवश्यकता, एक प्रोटॉन इसके पास होता है, इनकी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए को ये लेता है, एडॉप्ट करता है। तो इसलिए जो है ये पी टाइप है, यानी कि पी टाइप अर्धचालक है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम। पी टाइप अर्धचालक में दोस्तों कोटर होते हैं, होल्स होते हैं, और एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन की बहुलता होती है, बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं एन टाइप अर्धचालक में, और पी टाइप अर्धचालक में होते हैं बहुसंख्यक कोटर, यानी कि आपके पास होल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेडियंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ अ वैक्यूम ट्यूब डायोड इज 2 × 10⁻³ मीटर एम्पियर पर वोल्ट, इट्स प्लेट रेजिस्टेंस विल बी। तो इसका जो अगर हम निर्वात नलिका डायोड के अभिलाक्षणिक वर्ग की प्रवणता हाल 2 × 10⁻³ मीटर एम्पियर पर वोल्ट है, तो इसका प्लेट प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन है 500 किलो ओम, 50 किलो ओम एंड 100 किलो ओम, 500 किलो ओम एंड 1000 किलो ओम। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 500 किलो ओम होगा, क्योंकि आपके पास जो वैल्यू होती है वो होती है आर पी इक्वल्स 1/स्लोप। ठीक है, और जो स्लोप वैल्यू है 1/2 × 10⁻⁻6। अगर इसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 500 × 10⁻⁵ होगा, 500 × 10⁻⁵ होगा। ठीक है, तो आर पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 500 × 10⁻⁵। और अगर हम इसको बात करें तो यहाँ पर इसको हम 500 × 10 के बाद 3 भी हम इसको कह सकते हैं, सॉल्व करके निकालेंगे तो 5 × 10⁻³ तो यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, 500 इंटू 10⁻³ को हम किलो के रूप में लिख सकते हैं, किलो ओम बन जाएगा। ठीक है, और अदरवाइज 0.5 × 10⁻⁻6 है, या 5 × 10⁻⁻5। ओके,
ये भी इसका आंसर दिया जा सकता है। तो इतना खाली ओम होगा, अदरवाइज 500 किलो ओम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इज obtained when electron jumped from an orbit characterized by principal quantum number 2, 3, 4 to and so on to 1। मुख्य क्वांटम संख्या 2, 3, 4 से लेकर इन्फिनिटी से 1 में इलेक्ट्रॉन के कूदने पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? ऑप्शन है बामर श्रेणी, लाइमन श्रेणी, पार्सन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है दोस्तों? ये होती है आपकी लाइमन श्रेणी। अब दोस्तों लाइमन श्रेणी क्यों है? क्योंकि लाइमन श्रेणी आपकी फर्स्ट होती है। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पार्सन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी एंड फुंड श्रेणी। तो ये 5 श्रेणियां होती हैं। लाइमन सबसे पहले होता है और यहाँ पर n1 की वैल्यू 1 होती है, जबकि n2 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 2 से स्टार्ट होती है। ठीक है, और यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या n2 की वैल्यू 2 से ही स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? ये रिप्रेजेंट करेगा लाइमन श्रेणी को। ठीक है, लाइमन श्रेणी को ये प्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, थ्रेशोल्ड्स वेवलेंथ ऑफ सोडियम मेटल इज 6600 एंगस्ट्रम, इट्स वर्क फंक्शंस विल बी। सोडियम धातु के लिए देहली तरंगदैर्घ्य 6600 एंगस्ट्रम है, तो इसका कार्यफलन क्या होगा? तो वर्क फंक्शन की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो कैसे निकलेगी? क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें जो देहली तरंगदैर्घ्य दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अगर समझें दोस्तों, तो देहली तरंगदैर्घ्य जो होती है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा 0 से। वेवलेंथ है तो 600, मतलब 6600 एंगस्ट्रम है ये। और आपके पास जो वर्क फंक्शन होता है वो W इक्वल होता है H लेमडा नॉट। ठीक है, H न्यू नॉट होता है, बट इसको हमने लेमडा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन लेमडा। ठीक है, न्यू किसके इक्वल होगा दोस्तों? न्यू आपका जो हो जाएगा म्यू नॉट, वो हो जाएगा सी अपॉन लेमडा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम वर्क फंक्शन की बात करें तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा नॉट। ठीक है, न्यू नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा नॉट हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम एच सी और लेमडा तीनों की वैल्यू रखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आ जाएगा, एच यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट होता है, सी इसमें प्रकाश की चाल है। प्लांक कांस्टेंट की बात करें 6.67 इंटू 10⁻⁻19, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 34, सॉरी। एंड लेमडा नॉट आपको दिया है, और प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 होती है। कंप्लीटली अगर इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, आपका आंसर आएगा 1.875। ठीक है, तो 1.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारे आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फिजिक्स की एक बेहतरीन क्लास प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। धीरे धीरे हम पेपर के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी में चेंज करते रहेंगे और बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी प्रिपरेशन मजबूत कराई जाएगी। फिजिक्स के अंतर्गत आपको बहुत बेहतरीन क्लास यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसके लिए बने रहें, ज्वाइन सेक्शन में जाके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर लें। 399 की नॉर्मल सी मेंबरशिप है दोस्तों, और क्लास आपको डेली देखने को मिल जाएगी। और आपको इसका जो है, जो क्लास होएगी उसकी पीडीएफ भी मिलेगी, टेलीग्राम के माध्यम से देंगे या अदर सोर्सेज के माध्यम से देंगे। और ये चीज़ आपको सब उन्हीं को मिल पाएगी दोस्तों जो मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे 399 की। बहुत आसान सी मेंबरशिप है, बहुत अन्य चीज़ों में आप बहुत इन्वेस्ट करते हैं, बहुत खर्च करते हैं। स्टूडेंट लाइफ के तौर पर होने के बाद भी फिर भी नॉर्मल खर्चे हो ही जाते हैं, बट अगर एक
पढ़ाई पे इन्वेस्ट किया जाए और उसके बाद उसे सिलेक्शन मिल रहा हो, तो 399 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है सिलेक्शन के बेस के लिए। ठीक है दोस्तों? तो आपको ऐसी क्लासेस देखने को मिलेंगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सब पढ़ाया जाएगा। तो बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए 399 की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।